हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। दिस इज़ मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अब तक मैंने जितने लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप उधर से सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी के लिए साथ में नोटबुक और ब्लू पेन ब्लैक पेन लेके बैठिए, बिकॉज मैं ऑन स्क्रीन नोट्स भी शेयर करती चलूँगी, तो उसको देख करके आप नोट्स बना लेना। और जो मैं लेक्चर इधर आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न से सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस 80 to 90% होते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न एक्चुअल में है क्या? तो सेल साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट दैट लीड टू सेल डिवीज़न। मतलब सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, मतलब इसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं जिसके बाद सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। एंड डुप्लीकेशन ऑफ इट्स डीएनए टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स। मतलब सेल साइकिल एक रिपीटेड इवेंट है, ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट है जिससे सेल डिवीज़न होता है। और सेल देखो, जिससे सेल का डिवीज़न होता है और सेल के डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। जिससे जो 2 डॉटर सेल, मतलब कि एक सेल है वो डिवाइड होगा, उसका डीएनए डिवाइड होगा और फिर 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। फिर वो उसको डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो देखो फीमेल होती है उसमें ही तो चीज़ों को आगे बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, इसलिए सेल में डिवाइड हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बनता है, तो हम उसको डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। फिर द सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 मेजर फेजेस। तो जो ये सेल साइकिल है ये 2 मेजर फेजेस इसमें होते हैं। अब देखो ये सेल साइकिल में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको ये देखना है कि कौन से फेज़ में क्या क्या डिवाइड हो रहा है, कौन से फेज़ में कौन सी चीज़ें वापस से कंडेंस्ड हो रही हैं। तो क्योंकि एग्जाम में ना आपसे डायरेक्टली पूछ देगा, इंटरफेस डिफाइन करने को बोल देगा, एम फेज़ का कोई एक पर्टिकुलर फेज़ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जो सेल साइकिल है उसमें 2 मेजर फेजेस होते हैं। पहला है हमारा इंटरफेस और दूसरा है एम फेज, ठीक है। तो इंटरफेस क्या है? द सेल ग्रोज एंड डीएनए इज रेप्लिकेटेड। तो इंटरफेस वो सेल होता है जहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है और जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है, ठीक है। और एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें माइटोटिक फेज में ही सेल में डिवीज़न होता है, ठीक है। देखो एक चीज़ आपको नोटिस, जो एम फेस है यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है, और इंटरफेस है इसमें सेल ग्रो कर रहा है और डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। द सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय वेरियस चेक पॉइंट्स टू एंश्योर दैट द सेल ओनली प्रोग्रेसेस टू द नेक्स्ट फेज व्हेन इट इज़ रेडी। देखो जैसे कि कोई मशीन होती है, ठीक है, तो उस मशीन को स्टार्ट करने के पहले जो एक इंजीनियर होता है वो चेक करता है ना कि मशीन सारे एंगल से, सारे साइड से बिल्कुल सही रहे, तब वो आगे के साइड प्रोसीड करेगा। सेम एज जो सेल साइकिल का प्रोसेस होता है, जैसे सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है सेल साइकिल, वो प्रोसेस में उसका बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कि जिससे जहाँ पे ये चेक होता है, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है, ठीक है। हमारी बॉडी में जब कोई सेल डिवाइड होने के पहले उसकी अच्छे से चेकिंग होती है, हमारी बॉडी में ही वो चेकिंग चलती है कि सेल जब पूरी तरीके से रेडी है तभी वो अगले फेज़ की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सेल का जो सेल डिवीज़न का मैकेनिज़्म है यही है कि जब एक सेल डिवाइड करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है तभी वो सेल डिवीज़न का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ वो नहीं बढ़ेगा। अब एबनॉर्मेलिटी कब आती है? जब ये सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं हो रहा होता है, ठीक। तो अभी हम एबनॉर्मेलिटी या फिर ऑल्टरेशन ऑफ डिजीजेज एट लास्ट डिस्कस करेंगे, बट अभी हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फेजेज़ हैं और इसके अंडर कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि हमने देखा कि सेल साइकिल में 2 मेजर फेजेज़ होते हैं, पहला इंटरफेस अब और दूसरा एम फेज। तो अब हम सबसे पहले इंटरफेस को डिस्कस करते हैं, देन हम एम फेज को डिस्कस करेंगे। तो कन्फ्यूज़ मत होना, सबसे पहले हम इंटरफेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज द फेज वेयर द सेल
spends most of its time preparing for mitosis. It is divided into 3 stages. तो देखो इंटरफेज वो फेज़ है जहाँ पे सेल अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है। स्पेंड करने से मतलब ये कह सकते हो कि जो हमारा सेल है वो ज़्यादातर इंटरफेज वाले स्टेज में ही रहता है लंबे समय तक के लिए, ठीक है, क्योंकि इस फेज़ में वो तैयार हो रहा होता है दूसरे स्टेज के लिए, दैट इज़ माइटोसिस, ठीक है। देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। तो जो हमारा इंटरफेज़ है, पहले हमने देखा कि हमारा सेल साइकिल का 2 फेज़ है, पहला इंटरफेज़ और मेटाफेज, दैट इज़ एम फेज़। अब इंटरफेज़ में भी फर्दर 3 स्टेजेस हैं, दैट इज़ द G1 फेज़ जिसको हम गैप 1 बोलते हैं, एस फेज़ जिसको हम सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं, G2 फेज़ जिसको हम गैप 2 बोलते हैं, ठीक है। G1 फेज़ गैप 1 बोलते हैं, एस फेज़ सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं, G2 फेज़ को गैप 2 बोलते हैं। अब हम इंटरफेस के इन स्टेजेस को 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले G1 फेज मीन्स गैप 1, ठीक है। तो ड्यूरेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। तो डिपेंड करता है कि कौन से सेल में ये फेज़ चल रहा है, ड्यूरेशन वहाँ वैरी करेगा। किसी में 90 मिनट का होगा, किसी में 30 मिनट का होगा, किसी में 60 सेकंड का होगा, इस तरीके से। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखो, G1 फेज़ में एक्चुअल में होता क्या है। तो द सेल ग्रोज इन साइज, जो सेल की साइज होती है वो ग्रो करती है, साइज ग्रो कर रही है, ध्यान देना, यहाँ नंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ सेल के साइज की ग्रो होने की बात हो रही है, ठीक है। सिंथेसाइजेस प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनता है, एंड कैरी आउट इट्स नॉर्मल फंक्शंस, और बाकी सेल्स के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो कैरी आउट होते हैं। कौन से फेज़ में? G1 फेज़, जिनको हम गैप फेज़ बोलते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? सेल ग्रोज इन साइज, सेल की साइज ग्रो करती है, बढ़ती है। सिंथेसाइजेस प्रोटीन, प्रोटीन बनता है गैप 1 फेज में, एंड कैरीज आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन, फिर सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो कैरीड आउट होता है, ठीक। देन दिस इज द फेज वेयर द सेल डिसाइड्स whether to continue the cycle or enter a quiescent state or prepare for division। देखो गैप 1 फेज में ये वो फेज़ होता है जहाँ पे सेल डिसाइड करता है कि उसको सेल साइकिल अभी कंटिन्यू रखनी है या फिर क्वेसेंट स्टेट, जो कि G0 मतलब कि रेस्टिंग फेज इसको बोलते हैं, ये जो क्वेसेंट है इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं और G0 भी बोलते हैं, उसमें चले जाना है, या फिर डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक। तो G1 फेज़ में हमने देखा कि सेल की साइज ग्रो कर रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, और बाकी जो नॉर्मल फंक्शंस है वो इस तरीके से कैरिड आउट हो रहे हैं। साथ ही साथ इसी फेज़ में सेल डिसाइड करता है कि उसको आगे सेल साइकिल कंटिन्यू रखना है या फिर क्वेसेंट स्टेट, दैट इज़ द G0 जिसको हम रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। G0 को हम रेस्टिंग बोलते हैं, रेस्टिंग वर्ड से आप समझ जाओ, आराम करना है, या फिर आगे डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ओके। की इवेंट्स, देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जिस भी फेज़ के बारे में लिखोगे उसका की इवेंट जरूर मेंशन करना। की इवेंट्स मतलब एक्चुअल में इस फेज़ में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला इंक्रीज इन सेल साइज, जिसको हम इधर पढ़े हैं ना, उसी को हम थोड़ा इधर पॉइंट वाइज लिखेंगे। दैट इज़ पहला था इंक्रीज इन सेल साइज। दूसरा सिंथेसिस ऑफ mRNA, देखो mRNA मतलब मैसेंजर RNA की बात हो रही है जो कि प्रोटीन है, ठीक है। एंड प्रोटीन्स नीडेड, मतलब कि देखो mRNA भी बनता है एंड प्रोटीन बनता है, नीडेड फॉर DNA रेप्लिकेशन। तो ध्यान देना, G1 फेज़ के जो की इवेंट्स है वो कौन कौन से, पहला तो इंक्रीज इन सेल साइज, इधर सेल का साइज इंक्रीज करेगा। दूसरा सिंथेसिस ऑफ mRNA एंड प्रोटीन, प्रोटीन भी बनता है और mRNA भी बनता है। और प्रोटीन एंड mRNA क्यों बनता है? ताकि जो DNA का रेप्लिकेशन है उसको होने के लिए, मतलब DNA को रेप्लिकेट करने के लिए प्रोटीन और mRNA की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर प्रिपरेशन फॉर द एस फेज़, और जो ये मतलब कि सेल है यहाँ पे एस फेज़ की तरफ बढ़ने की तैयारी चलती है। G1 फेज़ में सेल को अपने आप को तैयार करता है एस फेज़ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये इसके की इवेंट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं एस फेज़ की तरफ। देखो ये वाली जो हमने लाइन अभी बताई है ना कि G1 फेज़ में सेल खुद को प्रिपेयर करता है एस फेज़ में बढ़ने की तरफ। तो इंटरफेज़ के 3 स्टेजेस है ना, G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़। तो अब G1 फेज़ से किस तरफ बढ़ेगा? एस फेज़ की तरफ। तो एस फेज़ मतलब सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस फेज में क्या होता है? रिलेटिवली शॉर्ट कंपेयर टू G1। तो जितना ड्यूरेशन G1 फेज का रहेगा अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो जो एस फेज का ड्यूरेशन है वो थोड़ा शॉर्ट रहता है, ठीक। अब इसके डिस्क्रिप्शन मीन्स देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो DNA रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। तो एस फेज में
डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इंश्योरिंग दैट द जेनेटिक मटेरियल इज कॉपीड फॉर बोथ डॉटर सेल, द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड फॉर्मिंग सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ध्यान देना, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी कि इसमें डीएनए रेप्लिकेट होगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा एस फेज में। दूसरी चीज़, इंश्योरिंग दैट जेनेटिक मटेरियल इज कॉपीड फॉर बोथ डॉटर सेल्स। देखो, डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए रेप्लिकेट भी होगा और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेगा कि देखो, जब कोई सेल है हमारी, ठीक है, एक सेल है, जब ये डिवाइड हो रही है तो हमेशा 2 डॉटर सेल बन रहा है, तो इसका जो डीएनए यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो रहा है, ये दो डिवाइड होके दोनों डॉटर सेल में इक्वली आए, ठीक है, ये इंश्योर होता है इस फेज में। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है, जैसे एक का एक क्रोमोसोम है, इसका दूसरा डुप्लीकेशन होगा एंड देन फॉर्मिंग अ सिस्टर क्रोमैटिड, और फिर सिस्टर क्रोमैटिड बनता है। और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये कहाँ पे हेल्ड होगा, कहाँ पे रुकेगा, सेंट्रोमियर पे आके, ठीक है। देन की इवेंट्स, तो की इवेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, मतलब कि एस फेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो पहला हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन प्रिपेयरिंग फॉर माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। तो क्रोमोसोम में क्या होता है भाई, ये जो क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड फॉर्मिंग अ सिस्टर क्रोमैटिड हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर है ना, इसी को बोला है कि सेंट्रोसोम। और यहाँ पे डुप्लीकेशन मतलब कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए तैयार होगा, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है वो माइटोटिक मतलब माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए खुद को तैयार कर रहा है, ओके। तो एस फेज यहाँ कंप्लीट होता है हमारा। अब हम अपने अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज G2 फेज। तो G2 फेज ड्यूरेशन अगेन वेरीज, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। तो देखो भाई, इंटरफेज में सेल प्रिपेयर हो रहा था, इंटरफेज में देखो 3 था ना, G1 फेज था, और एस फेज था, G2 फेज था। तो G1 फेज में सेल क्या कर रहा था कि तैयार हो रहा था एस फेज में बढ़ने की तरफ, फिर एस फेज से G2 फेज में आया, यहाँ इंटरफेज कंप्लीट हो गया। तो अब इंटरफेज के बाद एम फेज यानी माइटोसिस वाले फेज की बारी आने वाली है। तो सेल अब ग्रो करना स्टार्ट कर चुका है इंटरफेज में ही, तो ग्रो करते करते इंटरफेज के लास्ट स्टेज G2 फेज में आया। तो अब G2 फेज के बाद किधर जाएगा, माइटोसिस यानी कि एम फेज में जाएगा ना, तो उसमें जाने के लिए तैयार होता है। कौन से फेज में, G2 फेज में तैयार होता है, सेल ग्रो करता रहता है और माइटोसिस फेज में जाने के लिए तैयार होता है, ओके। इन दिस फेज द सेल चेक्स न्यूली सिंथेसाइज डीएनए फॉर एरर्स एंड रिपेयर्स देम। अभी अब हमने देखा कि इस वाले एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है। अब G2 फेज में सेल लगातार ग्रो किए जा रहा है और आगे माइटोसिस फेज की तरफ बढ़ रहा है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी अब तक हो चुका है। तो यहाँ पे डीएनए को चेक करता है सेल की जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है वो उस नया जो डीएनए बना है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर होती है तो वो रिपेयर हो जाता है, इन केस अगर वो रिपेयर नहीं हो पाता है तो इसीलिए जब कोई बच्चे होते हैं जिनमें हमको जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द माइटोटिक प्रोसेस। देखो G2 फेज में भी उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, वो प्रोटीन्स बनते हैं जिनको जब ये सेल माइटोटिक प्रोसेस की तरफ बढ़ेगा तो उस वक्त प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रोटीन्स मतलब एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सारे प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस इस फेज़ में G2 फेज़ में होता है। तो हमको कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिले इसमें, तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फॉर माइटोसिस, दूसरा चेक पॉइंट फॉर डीएनए इंटीग्रिटी एंड प्रॉपर रेप्लिकेशन, मतलब जो नया डीएनए बना है उसको उसकी चेकिंग होती है कि ये सही है कि नहीं है, और फिर तीसरा प्रिपरेशन फॉर द माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। तो ये इसके G2 फेज़ के की इवेंट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं एम फेज़ की तरफ। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, एक बार दोबारा से मैं आपको इन फेजेस का स्लाइड दिखा देती हूँ। सेल साइकिल में मेनली हमने 2 फेज़ की तरफ, हम 2 फेज़ में पढ़े, पहला इंटरफेज, एम फेज़। इंटरफेज में हमने 3 स्टेजेस देखे, इन तीनों स्टेजेस के बारे में हमने देख लिया। और वो 3 स्टेजेस कौन से, इंटरफेज में वो 3 स्टेजेस कौन से थे हमारे, G1 फेज़ था, एस फेज़ था और G2 फेज़ था, ठीक है। तो अब ये 3 जब कंप्लीट हो गए तो अब हम किन फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, एम फेज़ की तरफ, जिसको हम माइटोटिक फेज़ या फिर माइटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटरफेज हमारा कंप्लीट हो गया।
तो एम फेज या माइटोटिक फेज की तरफ अब आगे बढ़ें तो अब इसकी बात करें तो एम फेज इज वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर्स। ध्यान देना, एम फेज वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर होता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है वेयर डज द एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, तो उसका आंसर होता है एम फेज, दैट इज द माइटोटिक फेज। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन प्रोसेसेस, दैट इज माइटोसिस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ध्यान से देखना। जो एम फेज है यानी कि जो माइटोटिक फेज है, यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न ऑकर होता है। इसमें दो मेन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एम फेज में दो मेन प्रोसेस होते हैं, पहला माइटोसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। देखो माइटोसिस का क्या मतलब होता है, डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है, डिवीज़न ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब कि एम फेज, अभी तक हमने जो देखा, हमने एस फेज में देखा कि उधर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियस हमारा डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म हमारा डिवाइड होगा, ठीक है। तो एम फेज में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलते हैं। पहला है हमारा माइटोसिस, जिसको हम डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस, माइटोसिस मतलब इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और साइटोकाइनेसिस मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, ओके। तो माइटोसिस में स्टेजेस कौन कंफ्यूज मत होना। ये जो आप यहाँ माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस देखे हो, ये प्रोसेस था जो एम फेज में होते हैं। लेकिन एम फेज में स्टेजेस भी तो होंगे ना, स्टेजेस भी तो होंगे, लाइक 1 फिर 2, जैसे आप उधर, तो इसके स्टेजेस जैसे कि सेल साइकिल में स्टेजेस देखे ना, इंटरफेज था, एम फेज था, फिर इंटरफेज में G1 फेज, एस फेज, G2 फेज था। अब हम एम फेज की तरफ बढ़े हैं तो अब एम फेज के भी हम स्टेजेस देखेंगे। और बाकी ऐसे याद जो करना है आपको कि एम फेज में कौन से दो मेन प्रोसेस होते हैं, तो दैट इज़ द माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब माइटोसिस स्टेजेस की बात करें तो देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। PMAT, पी मैट, ठीक है, पप्पू का मैट। मैट मीन्स चटाई, ठंडी है, ऐसे डायरेक्ट फर्श पे बैठ नहीं सकते, तो पप्पू से चटाई लेके बैठना, ओके। तो पप्पू का मैट, पी मैट। माइटोसिस के स्टेजेस याद करने का सबसे प्यारा सा निमोनिक्स, पप्पू भी खुश हो जाएगा, P फॉर पप्पू, ठीक है, P फॉर पप्पू। और फिर उसके बाद M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टीलोफेज। तो पप्पू की मैट, ठीक है। और इस पप्पू में P क्या है बेटा, प्रोफेज, ओके। तो हमको टोटल कितने फेजेस हैं इसमें, माइटोसिस में 4 हैं। पप्पू की मैट, जो न्यूमोनिक्स आपको याद रखना है वो न्यूमोनिक है पप्पू, P फॉर प्रोफेज। की में ये मान लो जस्ट ऐसे ही याद करने के लिए इनको दे दो लड्डू। P पप्पू की मैट, मैट पप्पू की मैट। M फॉर क्या है, मेटाफेज, A फॉर क्या है, एनाफेज, T फॉर क्या है, टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। माइटोसिस में कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अगर कभी अचानक से याद ना आए तो बस इतना याद रखना, माइटोसिस पी मैट, पप्पू की मैट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो स्टेजेस थे ना, इनको अब हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे। सबसे पहले प्रोफेज की बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में देखो, इस मतलब प्रोफेज में क्या है, क्रोमैटिन कंडेंस्ड इनटू डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स एंड द न्यूक्लियर एनवेलप बिगिन टू ब्रेक डाउन। ध्यान देना, हर एक लाइन ध्यान देना। क्रोमैटिन कंडेंस्ड, तो जो क्रोमैटिन है, कंडेंस्ड का क्या मतलब होता है, अगर मान लो कंडेंस्ड का क्या मतलब होता है, अगर कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, तो ये क्या करेंगी, कंडेंस्ड हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। अब इनटू डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, ठीक है, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप बिगिंस टू ब्रेक डाउन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप से आप मतलब क्या समझो, मान लो ये न्यूक्लियस है, हर चीज़ के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो वैसे ही न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं। ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, टूटना स्टार्ट हो जाएगी। द
माइटोटिक स्पिंडल मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट्स टू फॉर्म। फिर यहाँ से प्रोफेज में क्या होगा, जो माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम के फॉर्म में, मतलब कि ऐसे मान सकते हो क्रोमैटिन क्रोमोजोम बन रहा है। एंड देन न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जा रहा है, और माइटोटिक स्पिंडल जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है वो बनना स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्रोमैटिन कंडेंस होकर डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम बना रहा है, माइटोटिक स्पिंडल बनना स्टार्ट हो रहा है, और न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से की इवेंट्स मिले हमको, क्रोमैटिन कंडेंस्ड इनटू क्रोमोजोम्स, ठीक है, क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्या बन जा रहा है, क्रोमोजोम बन रहा है। न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होना स्टार्ट हो जा रहा है। एंड स्पिंडल फाइबर्स बिगिन टू फॉर्म फ्रॉम सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल में से स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब आता है मेटाफेज। प्रोफेज में हमने देख लिया, अब हम मेटाफेज देखते हैं। तो मेटाफेज में क्या है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, द सेल्स इक्विट। देखो जैसे कि जो क्रोमोसोम्स बना है, मान लो मेटाफेज की एक प्लेट है, तो क्रोमोसोम्स ना अब यहाँ आ करके अलाइंड हो जाएंगे। अलाइन मतलब अच्छे से लग जाएंगे, ठीक है, शराफत से अलाइंड हो जाएंगे। और इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, सेल्स इक्वेटोरियल प्लेन या फिर मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहाँ होता है, यहाँ, ठीक है, तो इधर ये जो स्पिंडल फाइबर है यहाँ अटैच होने लगेगा। अब इसमें कौन कौन से की इवेंट्स आते हैं, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, ये पहली लाइन थी। मान लो ये मेटाफेज की प्लेट है, यहाँ पे क्रोमोसोम आएंगे और अलाइन हो जाएंगे, लग जाएंगे एकदम शराफत से। ओके, और दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर होगा इस पे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाएंगे। ओके, देन एनाफेज, सिस्टर क्रोमैटिड आर पुल्स अपार्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एज द स्पिंडल फाइबर शॉर्टन। अब देखो जो इस क्रोमैटिड था ना, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड, जैसे जो हमने देखा है कि क्रोमोसोम्स जो वो थे हमारे क्रोमैटिन थे, वो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम बन रहे थे, ठीक, फिर वो इक्वेटोरियल प्लेट मतलब मेटाफेज की एक प्लेट पर आके अलाइन हो गए। अब वहाँ से जो स्पिंडल फाइबर, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर उनके सेंट्रोमियर पे लगा था, अब ये शॉर्ट होने लगेगा, और ये जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये यहाँ से अलग होके सेल के अलग अलग पोल पे चली जाएंगी, ठीक है, सेल के अलग अलग पोल पे चली जाएंगी, अपोजिट पोल्स पे। ओके, बीच वाला पार्ट टूट गया, ऊपर का इधर, इधर का अलग अलग पोल की तरफ चली जाएंगी। तो की इवेंट्स हमको इसमें क्या मिले कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएगा और अपोजिट पोल्स की टुवर्ड्स चला जाएगा, ठीक। सबसे पहले हमने देखा था कि जो क्रोमैटिन्स थे वो कंडेंस्ड हुए, क्रोमोसोम बने, ठीक है, फिर क्रोमोसोम मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट पे आया और उधर आकर के अलाइंड हो गया। फिर एनाफेज में हम क्या देख रहे हैं कि वो जो बीच में स्पिंडल फाइबर लगा था क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे, वो शॉर्ट हो जाएगा, और जो क्रोमोसोम्स हैं मतलब क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, सेल के अपोजिट पोल्स पर मूव कर जा रही हैं, ठीक है, और सेंट्रोमियर डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, क्या कहते हैं, हमने देखा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सेंट्रोमियर था इधर, अब ये जब ऊपर वाला इधर चला गया ऊपर, तब जब ये सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ होगा तभी तो, ठीक है। अब टीलोफेज की बात करते हैं। तो द सेपरेटेड क्रोमैटिड्स रीच द पोल्स ऑफ द सेल, द न्यूक्लियर एनवेलप बिगिंस टू रिफॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड द क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू डीकंडेंस बैक इनटू क्रोमैटिन। देखो सेल साइकिल है ना, तो ये साइकिल चलती रहेगी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। एक बार ही क्रोमोसोम टूटेगा, ठीक है, एक बार क्रोमोसोम टूट के अलग अलग पोल पे चला जाएगा, और फिर उसके बाद आ करके क्या करेगा, दोबारा से ज्वाइन होने लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये साइकिल है, जो चीज़ खत्म हो रहा है वो दोबारा से फिर स्टार्ट होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि अरे यार अभी तो ब्रेक हुआ था फिर से बनने लगा, अभी तो कंडेंस्ड हुआ था फिर से डीकंडेंस्ड होने लगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो टीलोफेज में क्या होगा कि जो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स हैं वो तो पोल्स पर पहुंच गए, ठीक है। देन न्यूक्लियर एनवेलप बिगिंस टू रिफॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम,
जो क्रोमोसोम का एक एक सेट बन रहा है उसके किनारे किनारे ये न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड क्रोमोसोम्स दोबारा से डीकंडेंस हो जाएंगे क्रोमैटिन के फॉर्म में। मतलब सबसे पहले क्रोमैटिन कंडेंस्ड हुआ था, क्रोमोसोम बना, अब ये क्रोमोसोम दोबारा से डीकंडेंस्ड होके क्रोमैटिन बन जाएंगे, ठीक है, टीलोफेज में। तो इसमें हमको क्या क्या की इवेंट्स देखने को मिले कि न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स के अराउंड, ठीक है, दोबारा से रिफॉर्म हो जाता है एंड क्रोमोसोम्स डीकंडेंस्ड, क्रोमोसोम दोबारा से डीकंडेंस्ड होकर क्रोमैटिन बनता है, ठीक। साइटोकाइनेसिस, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज बताते चल रही हूँ। एम फेज में हमने 2 देखे ना, 2 मेन प्रोसेस चलता है, पहला चलता है माइटोसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एम फेज कंप्लीट मीन्स न्यूक्लियर का डिवीजन हमने देख लिया कि किस तरीके से उधर हमारा न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हुआ और फिर किस तरीके से एट लास्ट टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बना, ठीक है। तो अब हमारा एम फेज में जो माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस 2 प्रोसेस था, जिसमें से माइटोसिस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइटोकाइनेसिस। बट अगर जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैं स्लाइड्स काफ़ी जल्दी चला रही थी, तो मे बी आपने माइटोसिस के स्लाइड्स को अगर नोट नहीं किया है तो मैं दोबारा से उस नोट्स को ऑन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो माइटोसिस में कितने स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 स्टेजेस होते हैं। प्रोफेज आता है सबसे पहले, ठीक है, देन मेटाफेज जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे अलाइन होते हैं, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। एनाफेज जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होती हैं और अपोजिट पोल्स पे के टुवर्ड्स मूव कर जाती हैं और सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। देन टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से रिफॉर्म हो जाता है एंड क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होते हैं। इस तरीके से हमारा एम फेज, दैट एम फेज का माइटोसिस फेज, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर कंप्लीट होता है। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या है, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का फाइनल स्टेप है, क्योंकि भाई डीएनए रेप्लिकेट हो चुका, अब तक हमने पढ़ा, फिर हमने न्यूक्लियर का देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी ब्रेक हुई, रिफॉर्म हो गई, ठीक। अब फाइनल स्टेज बच रहा है साइटोप्लाज्म के डिवीजन होने का, ठीक। तो क्रिएटिंग 2 डॉटर सेल्स। तो साइटोकाइनेसिस जो है सेल डिवीज़न का फाइनल स्टेप होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाता है, ठीक। मान लो एक सेल है, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो एट लास्ट हमको 2 डॉटर सेल मिलेंगी, ठीक है। इन एनिमल सेल्स अ क्लीवेज फरो फॉर्म्स एंड इन प्लांट सेल्स अ सेल प्लेट फॉर्म्स टू डिवाइड द सेल। देखो एनिमल सेल, देखो सेल तो आप पढ़े ही हो गए यार क्लास 9, 10th में, 11th में, ठीक है, 9th 11th में, तो इसलिए आपको पता होगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का क्या यहाँ मतलब है। तो एनिमल सेल में क्लीवेज हो, फरो जैसा बनता है और फिर उससे फर्दर डिवीज़न होता है। वहीं पे जो प्लांट सेल है उसमें एक सेल प्लेट फॉर्म होती है, फिर उसके आगे सेल डिवाइड होता है, ठीक। देन की इवेंट्स की बात करें तो आपको अभी एज अ नर्सिंग स्टूडेंट जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो गए तो उधर प्लांट से रिलेटेड कुछ नहीं पूछने वाला है, जस्ट आपको एनिमल सेल का ही कंसीडर करना है, एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ना है। की इवेंट्स में डिवीज़न ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है भाई, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 सेपरेट डॉटर सेल। क्योंकि सेल डिवीज़न का मोटो क्या है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, 1 से 2 डॉटर सेल बनाना, देन 2 से 4, इसी तरीके से तो सेल का डिवीज़न होगा, सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, फिर सेल की साइज बढ़ेगी, ठीक। तो साइटोकाइनेसिस में फाइनल स्टेज है, तो साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न और 2 डॉटर सेल का बनना, 2 सेपरेट डॉटर सेल बनती हैं। देन मियोसिस। अब देखो, अब बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। हम पहले इस स्लाइड पे चलते हैं, स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न, मेरी बात ध्यान सुना, सेल साइकिल में और सेल डिवीज़न में हमने सिर्फ 2 मेजर फेजेस, स्टार्टिंग में मैं आपको सिर्फ 2 मेजर फेज़ के बारे में बताई हूँ, इंटरफेज और एम फेज़। फिर इसका फर्दर हमने सब मतलब इसके अंडर कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, कौन कौन से फेजेस आते हैं, वो हमने देखा। तो अब मियोसिस कहाँ से आ गया, तो देखो सेल साइकिल का ही एक पार्ट है मियोसिस। तो इंटरफेज और एम फेज में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, समझ गए ना। अब मियोसिस पे फोकस करो। तो मियोसिस, देखो मियोसिस, अब हम मियोसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मियोसिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मियोसिस इज कंसीडर्ड एज अ, वेट अ मिनट,
थोड़ा इसको जूम करने की कोशिश करते हैं। मियोसिस इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। तो देखो जो सेल डिवीज़न में अभी हमने इंटरफेज और एम फेज के अंडर इतने सारे फेजेस पढ़े हैं ना, तो उसी तरीके से हमारा जो मियोसिस है ये भी सेल डिवीज़न का ही एक सेपरेट प्रोसेस है दैट ऑकर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे कि अब तक हमने जो सेल का डिवीज़न देखा उसमें 2 डॉटर सेल्स बन रही थी ना, तो हमारे बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मीन्स जो गैमेट्स होते हैं, उनका बनने के लिए हम किस टाइप का सेल डिवीज़न होना चाहिए? मियोसिस सेल डिवीज़न होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू माइटोसिस और इंटरफेज। जो मियोसिस है, जैसे कि हमने सेल डिवीज़न में 2 स्टेजेस मेन देखे ना, इंटरफेज और माइटोसिस, तो ये जो मियोसिस है ये इन 2 फेजेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, बट फिर भी मियोसिस सेल डिवीज़न का ही पार्ट है, क्योंकि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल मीन्स हमारी बॉडी में जो गैमेट्स बनते हैं वो भी तो उनका बनना भी तो हमारे लिए ज़रूरी है ना, तो इसलिए उनका डिवीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मियोसिस भी इसलिए सेल डिवीज़न का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब कंफ्यूज मत होना, सेल डिवीज़न में 2 स्टेजेस कौन कौन से? माइटोसिस और इंटरफेज। ठीक, अब उसके अलावा हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन सेल्स के डिवीज़न में कौन सा टाइप का सेल डिवीज़न चलता है? मियोसिस। ठीक है, अब देखो नॉर्मल अगर सेल डिवीज़न की बात करो, नॉर्मल सेल डिवीज़न की बात करो तो 2 स्टेजेस आपको देखने हैं, माइटोसिस और इंटरफेज। नॉर्मल सेल डिवीज़न की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको माइटोसिस, जिसको आप एम फेज बोल रहे हो, और इंटरफेज। ठीक है बच्चों, इंटरफेज पे फोकस करना है। बट जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जब आप उनके डिवीज़न की बात करोगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स के डिवीज़न्स की बात करेंगे, तो उस टाइम पे हमको मियोसिस के बारे में पढ़ना है, उस टाइम पे हमको मियोसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब मियोसिस में 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ फेजेस। इन स्टेजेस के अंडर भी फेजेस होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, एंड इंटरफेज वेयर द सेल ग्रोज एंड डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स हैपेंस बिफोर मियोसिस। देखो जो जो हमारा ओवरऑल जनरल सेल डिवीज़न था उसमें हम इंटरफेज और मेटाफेज के बारे में पढ़े ना, एम फेज दैट इज माइटोसिस फेज के बारे में हम पढ़े ना, माइटोसिस और इंटरफेज था उधर। तो ये जो इंटरफेज वाला प्रोसेस है ना, मियोसिस स्टार्ट होने के पहले ये इंटरफेज हो चुका रहता है। ठीक, कंप्लीट हो चुका रहता है, इसके बाद मियोसिस की बात अब हम कर रहे हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ मियोसिस इज टू क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीज़न करा रहा है, इट मीन्स कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो विच ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट होती है? क्योंकि स्पर्म एंड एग सेल्स का जब एक्चुअल में फॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, अब मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीज़न। ठीक है, मियोसिस का इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा दे दी हूँ। अब हम मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, तो मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि जो माइटोसिस और मियोसिस में बहुत कभी कभी देखो, अगर आपने 9th और 11th में सेल डिवीज़न वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको इधर ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे एज अ रिवीज़न ये है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने 9th और 11th में सेल डिवीज़न नहीं अच्छे से पढ़ा है तो वैसे बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो उन लोगों को मे भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि माइटोसिस और मियोसिस में किसको हम रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि मियोसिस ना लिख के रिडक्शन डिवीज़न लिख दें, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको माइटोसिस के बारे में लिखना है कि आपको मियोसिस के बारे में लिखना है। तो इसलिए याद रखना, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं। ओके, तो मियोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम्स। देखो रिडक्शन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, किसी चीज़ को कम करना मतलब कि क्रोमोसोम्स के नंबर को रिड्यूस करता है। ठीक है, बाय हाफ टू फॉर्म गैमेट, स्पर्म एंड एग। देखो जो हमारा सेल है, हमारा सेल क्या है? डिप्लॉइड है, 2n। डिप्लॉइड को हम 2n बोलते हैं, हैप्लॉइड को n बोलते हैं। हैप्लॉइड सिंगल सेल और डिप्लॉइड हमारा जो मल्टी सेलर होता है। तो भाई देखो हमारा जो
क्या कहते हैं गैमेट्स होता है, वो गैमेट्स हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, तो मतलब सिंगल सेल्स होते हैं। तो इसका मतलब उनको बनने के लिए जो पहले का जो बना है क्रोमोसोम उसको रिड्यूस होना है ना, उसको कम होना पड़ेगा। तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है ताकि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो गैमेट्स मतलब मेल्स में स्पर्म बनेगा और फीमेल्स में एग्स बनेंगे, दैट इज ओवम, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 राउंड्स ऑफ डिवीजन बट ओनली 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मियोसिस कंसिस्ट 2 राउंड्स ऑफ डिवीजन। जो सेल डिवीजन है उसका 2 राउंड चलेगा, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका सिर्फ 1 राउंड चलेगा, ठीक। अब हम मियोसिस के स्टेजेस को देखते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा बोल सकते हो आप कि थोड़ा वास्ट है। इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड करके हम पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 है, सेम एज मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, ठीक है, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड है। ये जो आपको आई दिख रहा है ये एक्चुअल में आई नहीं है, ये रोमन नंबर का 1 है, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट की बात हम करते हैं पहले, एंड देन हमारा मियोसिस सेकंड। तो देखो यहाँ पर पहले स्टेजेस डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। तो मियोसिस स्टेजेस ऑफ मियोसिस के हिसाब से जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें हम जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 देख रहे हैं, सेम एज जो मियोसिस सेकंड होता है उसमें क्या होता है कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड एंड सिमिलर टू माइटोसिस। जैसे कि ये जो जैसे मियोसिस में, ठीक है, 1 और मियोसिस 2 है ना, तो 1 वाला तो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन जो मियोसिस सेकंड है ये बिल्कुल माइटोसिस के सिमिलर होता है। देखो माइटोसिस में भी एट लास्ट 2 डॉटर सेल्स बन रही थी ना, तो इसमें भी लास्ट में 2 डॉटर सेल्स बनेंगी एंड वो डॉटर सेल्स दोबारा से डिवाइड होंगी 4 नॉन आइडेंटिकल गैमेट्स बनाने के लिए। तो इसको माइटोसिस से सिमिलर मियोसिस सेकंड को माइटोसिस के सिमिलर इसीलिए बोल रहा है क्योंकि माइटोसिस में भी एट लास्ट 2 डॉटर सेल्स बन रही थी और इसमें भी एट लास्ट 2 डॉटर सेल बन रही हैं। बट वो बात अलग है कि मियोसिस सेकंड में ये जो 2 डॉटर सेल हैं ये दोबारा से डिवाइड होंगी और एट लास्ट 4 नॉन आइडेंटिकल गैमेट्स बनाती हैं, ठीक। तो जस्ट जिस स्टेज में, जिस फेज़ में जो बातें बताई जा रही हैं आप उस पर फोकस करो, ठीक है। तो जैसे मियोसिस 1 में मियोसिस प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 था, वैसे मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, एक सेकंड, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मिस हो रही थी। तो स्टेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट हम पहले देख लेते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन से स्टेजेस हैं। मियोसिस 1 मतलब रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। तो मियोसिस रिडक्शन डिवीज़न होता है, तो उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा। अब इसके जो स्टेजेस हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम पहले कंडेंस होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल थ्रू क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रोमोसोम कंडेंस होगा और फिर उसके बाद जो सेम, मतलब यहाँ पे जो होमोलॉगस है मतलब जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होंगे उन वो आपस में पेयरिंग उनकी हो जाएगी और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है, विथ थ्रू क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब, इस तरीके से कुछ उनका सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है, और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, किसका, जो क्रोमोसोम्स एक जैसे होंगे, जो होमोलॉगस होंगे। देन मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। अब होमोलॉगस जो मतलब जैसे कि जो एक जैसे क्रोमोसोम्स थे उन्होंने आपस में पेयरिंग कर ली एंड देन वो मेटाफेज जो प्लेट होता है जो एक जैसे होंगे वो सब अपना अकॉर्डिंग टू दैट उनकी पेयरिंग इस तरीके से अलाइंड हो जाएगी, ठीक है, आके मेटाफेज प्लेट पे लग जाएगी। देन एनाफेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड टू अपोजिट पोल्स। फिर दोबारा से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे ये सेपरेट हो जाएंगे और सेल के अपोजिट पोल्स पर, सेल्स के वेट अ मिनट,
सेल्स के अपोजिट पोल्स पर जा कर के अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो दो उधर चले गए तो उनका जो नीचे वाला पार्ट है वो इधर आ गया। देन टीलोफेज फर्स्ट, द सेल डिवाइड्स फॉर्मिंग टू नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ध्यान देना, मियोसिस फर्स्ट में दो नॉन आइडेंटिकल, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स डिवाइड होंगे, बनेंगे, ठीक है। सेल डिवाइड होकर के मियोसिस फर्स्ट का जो हमारा टीलोफेज फर्स्ट फेज़ है, जो फाइनल फेज़ है, वहाँ पे सेल डिवाइड हो करके दो नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएगी। मैं नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल पे क्यों इतना ज़ोर दे रही हूँ अभी आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए आप ये चीज़ क्लियर रखो कि मियोसिस फर्स्ट के टीलोफेज स्टेज पे जो सेल डिवाइड होगी उसके बाद दो नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मियोसिस सेकंड को देखते हैं। जिस तरीके से मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, ठीक है, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 है, उस तरीके से मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, ठीक है, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड है। बाकी जो मियोसिस सेकंड होता है वो बिल्कुल माइटोसिस के सिमिलर होता है, क्योंकि जिस तरीके से माइटोसिस के लास्ट में दो डॉटर सेल बनती हैं, मियोसिस सेकंड के लास्ट में भी दो डॉटर सेल बनेंगी। फिर ये दो डॉटर सेल फर्दर डिवाइड करेंगी और 4 नॉन आइडेंटिकल गैमेट्स बनाएंगी, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसके प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड को, टीलोफेज सेकंड को डिटेल में देखते हैं। तो प्रोफेज सेकंड, क्रोमोसोम कंडेंस्ड एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म। क्रोमोसोम कंडेंस होगा और स्पिंडल फाइबर बनेंगे। देन मेटाफेज सेकंड में, मेटाफेज में हर टाइम आप देख रहे होगे कि जो चीज़ें बन रही हैं वो मेटाफेज प्लेट पर आकर अलाइन हो जा रहा है। देन एनाफेज सेकंड पे क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड टू अपोजिट पोल्स। जो क्रोमैटिड्स है वो सेल के अपोजिट पोल्स पर चली जानी। पोल्स मतलब क्या, मान लो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है तो इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका ये वाला टूट रहा है तो ये अपोजिट पोल पे, और ये वाला इधर नीचे, मान लो ये साउथ में चला गया तो ये नॉर्थ पर आकर लग जाएगा। देन टीलोफेज सेकंड में क्या होगा कि सेल डिवाइड्स अगेन, सेल दोबारा से डिवाइड करेगी और उसका रिजल्ट ये आएगा कि हमको 4 नॉन आइडेंटिकल बट हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि हमको रिड्यूस करा के क्रोमोसोम को हैप्लॉइड ही तो बनाना है, क्योंकि जो हमारे गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट। और हमारी जो एक ह्यूमन बॉडी वो तो डिप्लॉइड है, लेकिन जो गैमेट्स है जिससे ह्यूमन बॉडी बन रही है दैट इज़ द हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड गैमेट्स बनने के लिए मियोसिस का होना ज़रूरी है, और टीलोफेज सेकंड में एट लास्ट ये 4 नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब सेल डिवाइड हुई तो उससे 2 सेल बने, ठीक है, फिर ये 2 सेल फर्दर डिवाइड करेगी, ठीक है, दोबारा से डिवाइड करेगी तो 4 नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे। एंड इसकी प्लॉइडी देखो, जैसे प्लॉइडी लिखते हैं ना, मान लो पहले सेल डिवाइड किया, एक सेकेंड, पहले एक सेल डिवाइड किया था तो इससे 2 डॉटर सेल बने, ठीक है। जब फिर फर्दर इन 2 डॉटर सेल्स में डिवीज़न होगा, ठीक है, फर्दर इन 2 डॉटर सेल्स में डिवीज़न होगा तो फिर यहाँ पे 4 हैप्लॉइड नॉन आइडेंटिकल गैमेट्स बनेंगे। अब इनकी प्लॉइडी की बात करें तो ये एन, ये एन, ये एन, ये एन, ठीक। तो इस तरीके से कुछ सेल डिवीज़न मियोसिस में होता है। अब की डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस के बीच कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं उसको देख लेते हैं। तो माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉइड सेल्स। अब देखो ध्यान देना, माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉइड सेल। पहली चीज़, माइटोसिस में हमको एट लास्ट क्या मिल रहा है, डिप्लॉइड सेल मिल रहा है, और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। लेकिन जब बात मियोसिस की करें तो मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉइड सेल, दैट इज गैमेट्स। यूनिक का मतलब डाइवर्स, अलग अलग, ठीक है, अलग। तो इसमें पहली चीज़ कि 4, 2 ना बन के 4 जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉइड सेल बनेंगे। जैसे माइटोसिस में डिप्लॉइड बन रहा है लेकिन मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, दैट इज आर गैमेट्स, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस में कौन से की डिफरेंसेस होते हैं पता चल गया।
अब रेगुलेशंस ऑफ द सेल साइकिल, मतलब ये जो सेल साइकिल का मैकेनिज्म है जिससे हमारी नंबर ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो, इसलिए हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इन सब चीज़ों को कैसे रेगुलेट करता है, कैसे चेक करता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। ठीक, तो द सेल इज़ टाइटली रेगुलेटेड बाय वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स and checkpoints to ensure that each phase proceeds only when the cell is ready. Key regulatory proteins include, देखो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स या आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ये चेक कर रहे होते हैं कि जो हमारी बॉडी में सेल साइकिल चल रहा है या फिर जिन जिन पॉइंट्स पे सेल को डिवाइड होना है उन पॉइंट्स पे सेल डिवीज़न सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सेल डिवीज़न तभी आगे प्रोसीड करे जब वो पूरी तरीके से तैयार हो। तो जब इन सारी चीज़ों की सही से देखभाल एंजाइम या प्रोटीन करेगा तभी तो ये सब बहुत एक अच्छे मैनर में आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन वहीं जब हमारा जो सेल डिवीज़न का मैकेनिज़्म है अगर वो नॉर्मल रेंज से निकल के एब नॉर्मल रेंज की तरफ बढ़ जाए, मतलब जहाँ सेल को डिवाइड होके 1 से 2 बनना है, अगर वहाँ सेल डिवाइड होके 1 से 2 ना बनने की जगह डायरेक्ट 8 से 1 सेल से 8 सेल 10 सेल 12 सेल बनने लगे तो वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। ठीक है, तब कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सब हम आगे ऑल्टरेशन इन डिजीजेस में देखेंगे। अभी के लिए रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न देखते हैं। तो द सेल साइकिल इज टाइटली रेगुलेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स एंड चेक पॉइंट्स टू इंश्योर दैट ईच फेज प्रोसीड्स ओनली व्हेन द सेल इज़ रेडी। मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन या फिर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ये चेक करते हैं कि सेल साइकिल आगे की तरफ तभी बढ़े जब वो पूरी तरीके से तैयार रहे। ठीक, तो ये जो प्रोटीन्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं या इन रेगुलेटरी प्रोटीन्स का मतलब ये है कि वो प्रोटीन्स जो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं टाइमली, उन प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारा साइक्लिन्स, देन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। देखो जहाँ पे एजेस दिखे ना समझ जाना वो एक एंजाइम है। ठीक है, वो एक एंजाइम है। ठीक है, तो पहला साइक्लिन, दूसरा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस और तीसरा चेक पॉइंट्स। मतलब हमारे सेल में कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे ये प्रोटीन्स, ये एंजाइम्स चेक करते हैं कि सेल अब रेडी है आगे प्रोसीड करने के लिए, या फिर अगर वो रेडी नहीं होता है तो उसको वहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, तो साइक्लिन प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द प्रोग्रेशन ऑफ द सेल साइकिल बाय एक्टिवेटिंग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। देखो साइक्लिन एक प्रोटीन है जो सेल साइकिल को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करता है। और कैसे बढ़ाता है, तो वो ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज नाम का एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देता है। देन अब ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जिसको साइक्लिन ने एक्टिवेट किया है वो कैसे काम करता है आइए देखते हैं। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो होते हैं ये एंजाइम्स हैं। मैं पहले ही बताई कि जहाँ पे एजेस आ जाए समझ जाना कि वो एक एंजाइम है। तो एंजाइम्स दैट आर एक्टिवेटेड बाय द साइक्लिन्स एंड ड्राइव द सेल साइकिल फॉरवर्ड बाय फॉस्फोराइलेटिंग टारगेट प्रोटीन। तो ये एंजाइम जिसको साइक्लिन ने एक्टिवेट किया है ये सेल साइकिल को फॉस्फोराइलेशन, देखो एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि फॉस्फोराइलेटिंग टारगेट पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं ये सेल डिवीज़न को या सेल साइकिल को आगे की तरफ प्रोसीड कराता है। देन चेक पॉइंट्स, तो हमारे सेल में एक कुछ मतलब सेल साइकिल के कुछ पर्टिकुलर फेजेस में ये वो स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर ये प्रोटीन और एंजाइम्स चेक करते हैं कि सेल साइकिल सेल डिवीज़न को आगे प्रोसीड कराना है या नहीं। तो वो कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं, तो चेक पॉइंट्स होता क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स इन द सेल साइकिल वेयर द सेल असेसेस वेदर इट इज़ रेडी टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेज। द 3 मेन चेक पॉइंट्स आर, तो चेक पॉइंट्स वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पर सेल को असेस किए करते हैं प्रोटीन्स और एंजाइम्स की सेल साइकिल अभी आगे बढ़ने के लिए रेडी है या नहीं। तो वो जो चेक पॉइंट्स हैं वो हैं हमारे G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और मेटाफेज चेक पॉइंट। यानी इंटरफेस की बात हो रही है, इंटरफेस में ही सब चेक होता है। तो G1 चेक पॉइंट डिटरमाइंस इफ़ द सेल इज़ रेडी फॉर DNA रेप्लिकेशन। तो G1 चेक पॉइंट पर ये चेक किया जाता है कि जो सेल है वो DNA रेप्लिकेशन के लिए रेडी है या नहीं।
और G2 चेक पॉइंट एंश्योर्स DNA रेप्लिकेशन इज कंप्लीट एंड अनडैमेज्ड बिफोर माइटोसिस। G2 चेक पॉइंट पर ये इंश्योर होता है कि DNA जो है वो सही से रेप्लिकेट हो और वो पूरा हो और माइटोसिस के पहले डैमेज होने से बचा रहे, ठीक है। और ये सब कौन चेक करता है? प्रोटीन और एंजाइम्स। देन मेटाफेज चेक पॉइंट, तो मेटाफेज चेक पॉइंट पर एंश्योर्स दैट ऑल क्रोमोसोम्स आर प्रॉपर्ली अलाइंड बिफोर सेपरेशन। ये चेक होता है मेटाफेज पर कि सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होने के पहले मेटाफेज प्लेट पर एकदम अच्छे से अलाइंड हुए रहें, ठीक है। अलाइन का मतलब जैसे कि एम फेज पे हो रहा था ना, मेटाफेज पर हो रहा था ना कि सारे क्रोमोसोम आ रहे थे और अलाइंड हो जा रहे थे। तो चेक होता है कि सारे क्रोमोसोम अच्छे से आ करके अलाइंड हो जाएं पहले, उसके बाद ये सेपरेट हों, ठीक है, उसके बाद सेपरेट हों, अलग हों। तो कौन से चेक पॉइंट पर क्या होता है हमने देख लिया। तो अब तक हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो द सेल साइकिल इज़ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस क्रूशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो मल्टी सेलर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि हम जो एनिमल सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सेल साइकिल जो होती है वो बहुत एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है और ये ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैरिड आउट होने के लिए, ठीक। तो माइटोसिस इंश्योर्स दैट एक्यूरेट डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स वाइल मियोसिस लीड्स टू अ जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो माइटोसिस में क्या होता है? सोमैटिक सेल का डिवीज़न होता है और मियोसिस में क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। मियोसिस लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब मियोसिस जेनेटिक डाइवर्सिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि मियोसिस में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में सोमैटिक सेल का डिवीज़न हो रहा है और मियोसिस में जेनेटिक डाइवर्सिटी हो रही है क्योंकि मियोसिस में ही गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो द रेगुलेशन ऑफ दिस सेल साइकिल एंड इट्स चेक पॉइंट्स इज वाइटल टू प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन विच कैन लीड टू अ डिजीज सच एज कैंसर। तो देखो सेल का, जैसे भी मैंने चीज़ें बताई ना कि सेल का चेक पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। चेक करते रहना कि जो सेल है वो सही तरीके से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। जहाँ सेल को 1 से 2 बनना है वहाँ वो सेल 1 से 2 ही बने, या फिर जहाँ 2 से 4 बनना है वो वहाँ पे 2 से 4 ही बने। अगर 1 से 2 बनने की जगह 1 से 8, 1 से 12, 1 से 14 सेल्स बनने लगे, इट मीन्स कि वो नॉर्मल सेल डिवीज़न नहीं है। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत खतरनाक चीज़, दैट इज़ द कैंसर होने का खतरा होता है। तो अब भाई हम देख रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न से हमको कैंसर होने का डर रहता है। तो अब हम ऑल्टरेशन ऑफ डिजीज़ में किसके बारे में पढ़ेंगे? कैंसर के बारे में। तो देखो सेल डिवीज़न अगर सही से ना हो तो बहुत सारे डीजनरेटिव डिजीज़ेस भी होते हैं। लेकिन आप अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपके लिए जितना ज़रूरी है मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे यूनिट्स हमें कवर करने हैं। तो हम इधर ऑल्टरेशंस इन डिजीज़ेस, मतलब कि अगर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के मैकेनिज़्म में, नॉर्मल मैकेनिज़्म में चेंजेस आते हैं तो हमको जो बीमारी होती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑल्टरेशंस इन द सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न कैन लीड टू वेरियस डिजीजेस, पर्टिकुलरली कैंसर, बट ऑल्सो अदर कंडीशन सच एज डेवलपमेंटल डिजॉर्डर्स एंड डीजनरेटिव डिजॉर्डर्स, ठीक है, या डिजीजेस। अगर हमारा सेल साइकिल में कोई, नॉर्मल सेल साइकिल में कोई ऑल्टरेशन आ गया, कोई चेंजेस आ गए, तो हमको कई सारी डिजीजेस होने के खतरे होते हैं, जिसमें से कि पर्टिकुलरली कैंसर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बट साथ ही साथ और भी डिजीजेस जैसे कि जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर डीजनरेटिव डिजीजेज होते हैं वो भी। बट अभी हम जस्ट कैंसर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे एग्जाम में ऑल्टरेशन ऑफ डिजीजेस ड्यू टू सेल साइकिल पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर मान लो आपसे जस्ट सेल साइकिल बोला और आपने सब अच्छे से इंटरफेज, ठीक है, एम फेज, मियोसिस, उसके सारे फेजेस को अगर आपने डिफाइन किया एंड एट लास्ट आप ऑल्टरेशन ऑफ डिजीजेज एंड रोल ऑफ नर्सेज भी ऐड करते हो और आपसे ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा था, तो आपको मतलब चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपको एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो 15 में से 9 नंबर 10 नंबर ऐसे दे, ठीक है। तो कैंसर,
अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इज़ अ हॉलमार्क ऑफ कैंसर। ऑब्वियसली बात है, जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होने लगता है, मतलब जब सेल को 1 से 2 ना बन के सेल सीधा 1 से 12, 1 से 16, 1 से 100 ऐसे बनने लगे, इसका मतलब सेल डिवीज़न कंट्रोल में नहीं है, अपने मन का सेल डिवाइड हुए जा रहा है, इसका मतलब कि कैंसरस सेल्स हो रहा है। म्यूटेशंस इन जीन्स, देखो म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, चेंजेस, स्लो चेंजेस। तो जो नॉर्मल जीन है जो सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, जैसे कि ट्यूमर सप्रेसर, बस नाम याद कर लो, ट्यूमर सप्रेसर का एग्जांपल P53RB, अगर ये एग्जांपल नहीं भी याद होता है तो कोई इशू नहीं है, और ऑन्कोजेन। तो मतलब देखो कुछ हमारे जो सेल साइकिल में ऐसे जीन्स हैं जो ट्यूमर सप्रेसर होते हैं, मतलब कि ट्यूमर सप्रेसर मतलब वो जीन्स जो ट्यूमर को बनने से रोक रहे हैं, या फिर वो जो ऑन्कोजेन वो सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर आप मान सकते हो वो फैक्टर्स होते हैं जो सेल को कैंसरस सेल बनाते हैं, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको ऑन्कोजेन बोलते हैं। तो हमारा जो वो जीन जो ट्यूमर को सप्रेस करे और ऑन्कोजेन को सप्रेस करे, अगर उसी में कुछ चेंजेस आ जाए, वही ख़राब हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो कंट्रोल सेल साइकिल थी वो लॉस हो जाएगी। ये कंट्रोल सेल साइकिल क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिसकी वजह से लीडिंग टू एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट होने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली डिवाइड होने लगेगा, ठीक है। देन लॉस ऑफ चेक पॉइंट्स। तो हमने अभी देखा था ना कि हमारे सेल डिवीज़न, हमारे सेल में सेल साइकिल के प्रोसेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे प्रोटीन्स चेक करता है कि जो सेल है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छे से। तो अगर वो चेक पॉइंट ही डैमेज हो जाए, तो इट इज़ ऑब्वियस ना दैट कि सेल साइकिल का प्रोसेस अच्छे से चेक नहीं हो पाएगा, अपने मन का काम होगा सेल में। तो सेल्स विथ डीएनए डैमेज में बाईपास चेक पॉइंट सच एज द GI-S checkpoint, G1-S checkpoint, रिजल्टिंग इन द रेप्लिकेशन ऑफ डैमेज्ड और म्यूटेटेड डीएनए। तो देखो जो G1 और S था, उधर क्या चेक हो रहा था, डीएनए सही से हुआ है कि नहीं हुआ है म्यूटेट, डीएनए सही से रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जिन सेल्स में डीएनए डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये G1 और S फेस पर जो चेक पॉइंट था वो भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो भी डैमेज हो जाता है और म्यूटेटेड डीएनए बनते हैं, मतलब नॉर्मल डीएनए ना बन के वो जो हमारे डैमेज्ड डीएनए होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर क्योंकि भाई चेक पॉइंट कोई चेक कर ही नहीं पा रहा है, जो चेक पॉइंट्स थे जहाँ पे ये इंश्योर हो रहा था कि क्रोमोसोम सही से अलाइंड हो, डीएनए सही से डुप्लिकेट हो, तो जब वो सारी चीज़ें चेक ही नहीं हो पा रही है तो डीएनए अपने मन का डुप्लिकेट होगा या होगा ही नहीं, या डैमेज रहेगा, है ना। तो ये दिक्कतें आने लगती हैं। देन टीलोमरेज एक्टिवेशन। तो मैनी कैंसर्स एक्टिवेट telomerase which prevents the normal shortening of telomeres enabling cells to divide in। देखो टीलोमरेज एक्टिवेशन, टीलोमरेज क्या होता है कि जो टीलोमरेज एक एंजाइम होता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो कैंसर बहुत टाइप के ऐसे कैंसर होते हैं ना जो टीलोमरेज को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और ये देखो लास्ट में एज है, इसका मतलब क्या है, ये वो है एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये टीलोमियर्स हमने देखा था ना, जो टीलोफेज था वहाँ पे टीलोमियर्स की शॉर्टनिंग होती है, तो वो जो टीलोमियर्स की नॉर्मल शॉर्टनिंग है उसको रोक देता है। तो इससे क्या होता है कि सेल जो डिवाइड इनडिफिनेटली, मतलब सेल डिवीज़न इनडिफिनेटली को रुकने वाला है ही नहीं, कोई डेफिनेट उसका नंबर ही नहीं है, अपने मन का डिवाइड होते रहता है। तो अगर सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है तो उसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है। इसलिए सेल डिवीज़न का कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। और जब क्यों कैंसर हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो तीनों पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करती हैं। पहला था अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, दूसरा है लॉस ऑफ चेक पॉइंट, तीसरा है टीलोमरेज एक्टिवेशन, ठीक है। ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ऑल्ट्रेशन ऑफ सेल डिवीज़न में, मतलब सेल डिवीज़न में ऑल्ट्रेशन हो जाता है, नॉर्मल सेल डिवीज़न के प्रोसेस में चेंजेस आ जाते हैं और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। देन रोल ऑफ नर्स। एक नर्स का क्या रोल है एक ऐसे पेशेंट के टूवर्ड्स जिसको कोई सेल डिवीज़न या सेल साइकिल की एबनॉर्मेलिटी की वजह से कोई डिजीज़ कंडीशन है। तो सबसे पहला मॉनिटरिंग सिम्टम। भाई एज अ नर्स आप किसी वार्ड में काम कर रहे हो, वहाँ जो पेशेंट एडमिट हैं उनका आपको सिम्टम टाइमली मॉनिटर करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखना है कि डिज़ीज़ का क्या प्रोग्रेशन है, मतलब जो दवा चल रही है वो इफ़ेक्ट कर रहा है या फिर बीमारी लगातार बढ़े जा रही है, या फिर जो
ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, जो भी दवाएं डॉक्टर्स मतलब एडवाइस कर रहे हैं उसको टाइम पे एडमिनिस्टर करना, एंड देन जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसकी वजह से उसको मैनेज करना। देन पेशेंट एजुकेशन, तो देखो यार, जो पेशेंट है ज़रूरी नहीं है कि उसको उसके डिजीज़ कंडीशन के बारे में या फिर उसकी डिजीज़, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए जो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं उसको पता ही रहे। तो ये नर्स की ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट को और उनकी फैमिलीज़ को उनकी बीमारी के बारे में बताएं, बट ध्यान से बताएं। अगर पेशेंट को बताने से कोई दिक्कत हो रही है तो पेशेंट को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी फैमिली को बताएं, उनकी फैमिली को एजुकेट करें, साथ ही साथ जो जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में बताएं, और प्रिवेंटिव केयर के बारे में बताएं कि किस तरीके से जब पेशेंट यहाँ से ठीक होके जाएगा तो आगे उसको अपने बचाव के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने रहने हैं। देन इमोशनल सपोर्ट, तो आप खुद सोचो, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ की वजह से कैंसर या ट्यूमर जैसे बीमारी है, तो इट इज़ ऑब्वियस ना कि वो पेशेंट खुद भी इमोशनली ब्रेक डाउन होगा, मतलब कि इमोशनली बहुत अनस्टेबल होगा, साथ ही साथ उसकी फैमिली भी इमोशनली अनस्टेबल होगी। अगर वैसे सिचुएशन में आप एज अ नर्स उनका आपका जो ड्यूटी है वो सही से ना करके आप उनके साथ अच्छा बिहेव ना करो तो उनको और तकलीफ होगी। तो एज अ नर्स आपकी ड्यूटी है कि उनको आप इमोशनल सपोर्ट दो, लाइक आप उनके साथ पॉजिटिवली मिलो, हंस के बात करो, मतलब हंस के बात करो बट प्रोफेशनली बात करो, ठीक है, चीज़ों को गलत वे में नहीं लेना, प्रोफेशनली बात करना है, पेशेंट को पॉजिटिव रखना है ना, ठीक, इस तरीके से ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। देन सेफ्टी एंड केयर कोऑर्डिनेशन, आपको पेशेंट की केयर भी करनी है, साथ ही साथ उसकी सेफ्टी और अपनी सेफ्टी दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आप पेशेंट को केयर कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि केयर करते करते कहीं पेशेंट और ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो जाए या फिर आप खुद ना इन्फेक्टेड हो जाओ, तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। देन जेनेटिक काउंसलिंग, देखो जो हेरिडिटरी कंडीशंस होते हैं या फिर वो कैंसर्स जो किसी जीन के डिफेक्ट की वजह से हो रहा है, तो वैसे केस में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं किस तरीके से होते हैं, वो फिर उसके बाद किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले खुद को पता रखना है। देन आपको पेशेंट को, उसकी फैमिली को, जिसको जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको बताना है, उनको समझाना है, ठीक है। देन है मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशंस, अब एक पेशेंट है जिसका मतलब जिसको कैंसर होने की वजह से कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तो आपको लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी है कि इन सारे ट्रीटमेंट्स की वजह से कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि कहीं कोई इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ठीक है, इन्फेक्शन या ब्लीडिंग या फिर कोई ऑर्गन डिसफंक्शन या फिर इस पे जैसे लगभग ये जो फैनकोनी एनीमिया या फिर ब्लूम सिंड्रोम, ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जिसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या किसी ऑर्गन का काम करना बंद कर देना, ये सब दिक्कतें आने, कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो एज अ नर्स आपकी ड्यूटी है कि पेशेंट के अगर कोई चांसेस हैं कि पेशेंट को फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लाइक कोई बीमारी और बढ़ सकती है, तो उन सारी चीज़ों का लगातार आपको मॉनिटर करते रहना है, ठीक, क्योंकि सही से आप मॉनिटर करोगे, देखते रहोगे, ध्यान दोगे, देखभाल करोगे, तो टाइमली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि अब पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, कौन सा रिस्क फैक्टर दिख रहा है। तो अगर टाइम से प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो टाइम से उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अपने साइड से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। और उधर मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या क्या आ जाएगा, देखो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको मैं अपनी जीमेल आईडी, ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी उधर पेन कर दूंगी, आप उधर से मेरे को जो भी डाउट रहेगा आप बताइएगा। साथ ही साथ अब तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, वैसे तो मैंने चैनल पे हर वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, लेकिन अगर आपको वो प्लेलिस्ट ना मिले तो उसका सीधा सा ऑप्शन है, आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाइए, ठीक है, उधर से प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। इन केस नहीं मिलती है तो मैं प्लेलिस्ट का, एनाटॉमी की प्लेलिस्ट का, ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उधर से सारी वीडियोस देख लेना सीक्वेंस वाइज, ठीक है बच्चों। अब आपका क्या ड्यूटी है, जैसे मैंने आपके लिए लेक्चर अपलोड किया, अब आपकी छोटी सी ड्यूटी है, आप वीडियो को लाइक करो, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको ये लेक्चर की ज़रूरत है तो आप उसको शेयर करो, साथ ही साथ
चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे साथ और ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, तो मुझे और जल्दी जल्दी लेक्चर्स अपलोड करने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑन करना, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी लेक्चर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इस तरीके से हम धीरे धीरे करके, मेरी पूरी कोशिश है बच्चों कि मैं 31 जैन तक आपको आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करा दूं, क्योंकि जो बच्चे उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं वहाँ के बच्चों के लिए 25 जैन को उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। ठीक है, तो अगर हम 31 जैन या फिर मान लो 31 जैन को तक नहीं भी हो सकता है, तो भी अगर हम 5-10 फैब तक सिलेबस कवर कर लेंगे तो हमें 10-15 दिन मिल जाएगा रिवीजन के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अपना ध्यान रखना, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।